दो तीन मुद्दे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे साथी गुलाब सिंह जी हैं जो मटियाला से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार लड़े थे और इस बार भी आप लड़ रहे हैं। ये आपको ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। इस वक्त दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में, ख़ासतौर पर द्वारिका और मटियाला के इलाके में, वहाँ पे रिलायंस जियो की तरफ से 4G के टावर्स लगाए जा रहे हैं और टावर लगाए उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आधुनिक समाज की एक ज़रूरत है। लेकिन जो गाइडलाइंस है, अगर उस गाइडलाइंस को फ्लाउट करके गुपचुप तरीके से नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लेके अगर काम नहीं होता तो उस पर आपत्ति है। द्वारका के करीब 45 पार्क में वो मोबाइल टावर्स की परमिशन दी गई है और वहाँ पे मोबाइल टावर्स बाकायदा लग रहे हैं और पूरे दिल्ली शहर के अंदर 450 ऐसे टावर लगने हैं। कायदे से ये टावर्स दिल्ली के पार्क्स में नहीं लगने चाहिए, रेजिडेंशियल इलाके से दूर लगने चाहिए और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के पास नहीं लगने चाहिए। लेकिन द्वारका के इलाकों में सारे के सारे पार्क्स में लग रहे हैं, रेजिडेंशियल इलाकों के पास में लग रहे हैं और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के पास में लग रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और इसके बहुत स्पष्ट कारण हैं क्योंकि इससे जो रेडियो मैग्नेटिक वेव्स निकलती है, हाँ, रेडियो मैग्नेटिक जो वेव्स निकलती हैं, इस वेव्स की वजह से बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। आपने ध्यान दिया होगा छोटी छोटी गौरैया पहले बहुत नज़र आया करती थी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से वो गौरैया पूरे जहाँ भी मोबाइल टावर्स होते हैं वहाँ से वो गायब हो गई है। इससे कैंसर होता है, इससे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो हमारा सवाल ये कि पहली बार डीडीए ने इस तरीके की परमिशन क्यों दी, और दूसरी बात ये है कि जो ये पार्क्स में लगाए जा रहे हैं इनको फ़ौरन वहाँ से हटाया जाना चाहिए और जो भी रिलायंस जियो के ख़िलाफ़ इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप गुलाब आप ब्रीफ कर दीजिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं और लोगों में किस तरीके से नाराज़गी। बिल्कुल, द्वारका में जब ये टावर्स लगाए जा रहे थे ठीक है तो उस समय भी वहाँ के जो लोकल नागरिक उन सभी ने बताया था और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, 100 नंबर पे कॉल की गई थी। और कमाल की बात है कि इन टावर्स का जो काम किया गया वो रात को किया गया। भाई अगर आपके पास परमिशन और जहाँ की पता चला कि डीडीए ने अप्रूवल दिया है टावर लगाने के लिए और पुलिस को अगर इन्फॉर्म किया तो पुलिस को कई बार इन्फॉर्म करने के बाद भी वो नहीं आए। और जब सुबह लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया, जब वहाँ पे कुछ लोग थे कि जी आप क्या कर रहे हैं, कि जी यहाँ पर हम एक लाइट खड़ी कर रहे हैं, बड़ी वाली लाइट खड़ी कर रहे हैं जिससे पार्क में मॉर्निंग के टाइम में रोशनी रहेगी, सुबह 4-5 बजे तक वो जलती रहेगी। लेकिन 4-5 दिन बाद पता चला कि वहाँ पर फाउंडेशन बना दिया गया है टावर में और ये करीबन 28 से 30 लोकेशन हम लेकर आए हैं और पूरा इसके फ़ोटोग्राफ्स भी आपके सामने हैं जो लगातार इसको और बड़ी तेज़ी के साथ इस काम को किया जा रहा है। और ना ही पुलिस प्रशासन हमें वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के लोकल जो भी रेजिडेंशियल हैं उनको कोई भी सपोर्ट वहाँ पर नहीं कर रहा है। और इसके लिए आशुतोष जी ने, राहुल मेहरा जी ने भी अभी 1 हफ़्ता पहले वहाँ पर सभी से बात की थी और बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है क्योंकि स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं चाहता इस तरह का। और हमें इस बात से बिल्कुल ऐतराज़ भी नहीं है कि टावर ना लगे, लगाना चाहिए, लेकिन आप हॉस्पिटल, स्कूल या फिर कोई भी रेजिडेंशियल एरिया उससे आपको कम से कम 100 मीटर का दायरा तो दूर होना चाहिए रेजिडेंस। तो इसके बहुत ही खतरनाक, आप सभी जानते हैं, एक वायरस कह सकते हैं इसको। और वहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो रोष है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें हैं, आप उसको देख भी सकते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि रिलायंस का जो अपना पूरा तरीका है वो इसी तरीके से कानून का उल्लंघन करते हैं। हाँ, कानून का उल्लंघन करते पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो टावर गाइडलाइंस के बाहर के अंदर लगे हुए हैं उनको फ़ौरन वहाँ से हटाना चाहिए और जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो होना चाहिए उस तरीके से टावर्स लगने चाहिए। हमारा दूसरा मसला ये कि बहुत दिनों से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लगातार हमारे ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते रही बीजेपी ख़ास तौर पे कि भाई इनके पास फॉरेन फंडिंग है। प्रवक्ता इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बोलते हैं और वैसे भी अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, जबकि हम पहले भी कर चुके हैं कि ऐसा हमारा कोई हमारी जो फंड है वो ट्रांसपेरेंट है, कोई भी आदमी आके जांच पड़ताल कर सकता है। अभी कल की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ने दिल्ली हाई कोर्ट को बाकायदा ओरल सबमिशन में ये कन्फर्म किया है कि
कि आम आदमी पार्टी के जो डोनेशंस हैं उनकी चेक की गई है, उसमें कोई भी विदेशी फंड नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की जो होम मिनिस्ट्री है, कोर्ट में सबमिशन आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट PIL फाइल्ड बाय एडवोकेट ML शर्मा साहब ने PIL फाइल की थी, जिस पर सरकार की तरफ से ओरल सबमिशन हुआ है और उन्होंने कहा है कि हमने फंड की जांच की है और इसमें किसी तरीके का कोई फॉरेन फंड का कोई जानकारी नहीं मिली है। ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले 7 मई 2014 को भी बाकायदा होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल की थी और हाईकोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल की थी 7 मई 2014 को। तब ये कहा था कि हमने आपके डोनेशंस को बाकायदा वेरीफाई किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें किसी तरीके के किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं मिला है। ये गंभीर मसला है क्योंकि बीजेपी लगातार इस मसले पर हमारे पर आरोप लगाती रही है। हम अब इस मसले पर पार्टी की तरफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो लोगों ने भी आरोप लगाया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और ये इस तरीके का अनर्गल प्रलाप, अनर्गल आरोप अब बंद होना चाहिए। और आगे जो भी लगाएगा, जो भी इस तरीके की बात करेगा, या तो सबूतों के साथ बात करें और अगर सबूतों के साथ बात नहीं करते हैं तो उनको अदालत के अंदर हम अदालत में लेके जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके अलावा आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, हालांकि हम तो बहुत पहले से जानते रहे, जिस दिन से RSS बनी 1925 से, इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साक्षी महाराज, जो नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, गांधी जी के हत्यारे को वो देशभक्त कहते हैं। उन्होंने कहा है कि गोडसे देशभक्त है। बीजेपी ने फ़ौरन उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। हकीकत ये है कि सरदार पटेल जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने उस वक्त भी कहा था गुरुजी गोलवलकर को चिट्ठी लिखकर कि जो आपकी जो विचारधारा है, इस विचारधारा ने जो उन्माद पैदा किया है, उस उन्माद की वजह से गांधी जी की हत्या की गई है और आपके लोगों ने मिठाइयाँ बांटने का काम उस वक्त किया था जब गांधी जी का कत्ल हुआ था। मुझे याद पड़ता 1992-93 की बात है, कल्याण सिंह तब इनके सबसे बड़े नेता थे और तब एक डिबेट इन्होंने शुरू की थी कि महात्मा गांधी जो है, ही कैनॉट बी द फादर ऑफ द नेशन, ही कैन बी अ ग्रेट सन ऑफ द नेशन। ये बीजेपी की और RSS और बीजेपी अपनी जो अंदरूनी सर्कुलेशन है उसमें गांधी जी के कत्ल को ये गांधी वध का नाम देते हैं, जो कि हिंदू संस्कृति में वध को एक पवित्र चीज़ माना गया है। तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं जिस तरीके साक्षी महाराज ने बोला है, और यही दरअसल बीजेपी का असली स्वरूप है। ये वो विचारधारा है जिसने गांधी जी का कत्ल करने का काम किया है और आज उसी विचारधारा के वाहक बीजेपी के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, वो गांधी जी के बारे में अच्छी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो हम इस साक्षी महाराज के इस जो उनका भाषण है, जो उनका उद्घोष है, इसकी हम जमकर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि बीजेपी साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि गांधी जी के हत्यारे को देशभक्त बताने वालों को पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। अगर बीजेपी ये मानती है कि गांधी जी का कोई भी योगदान इस देश की आज़ादी की लड़ाई में है। तो मानहानि पर जो आप कह रहे हैं, ऐसे कौन सी पार्टी के लोग हैं जो अभी टारगेट पे रहेंगे? पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जिन लोगों ने विदेशी फंड के मामले में पिछले दिनों अनर्गल आरोप लगाए हैं और बहुत जल्द पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी लिस्ट बन रही है। अभी पिछले दिनों तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-3 लोगों ने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़े नाम अगर आप अभी हम उसका कंपाइल कर रहे हैं, हम आपको बता देंगे इस बार। एक और तो आपने आरोप लगाया है कि रिहायशी इलाके और जो पार्क है इसमें मोबाइल टावर नहीं लगाने चाहिए, लेकिन आप ही के विधायक सुरेंद्र कमांडो ने बाकायदा टावर रिहायशी इलाकों में लगाने के लिए, गाँवों में लगाने के लिए कोर्ट से किया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो इसकी गाइडलाइंस है, एक मिनट आप नोट कर लीजिए, इसकी बाकायदा गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस को किसी भी आदमी को फ्लाउट करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो किसी भी उसका हो। जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस बनाई गई है, उस गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं, हमारे पार्टी के लोग भी प्रतिबद्ध हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। रिलायंस का पूरा इतिहास है, वो कानून को तोड़ मरोड़ करके ही अपना काम करते हैं। अगर वो स्पष्ट है तो वो इस बारे में क्यों नहीं बताते, जैसा गुलाब सिंह जी ने बताया। क्या आप बताइए कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं।
आपको डीडीए ने परमिशन दे रखी है, तो उस गाइडलाइंस का तो फ्लाउट नहीं होना चाहिए। आप भी जानते होंगे दिल्ली में टावर का मामला है, पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। नगर निगम ने एक बार पूरे ऑर्डर दिया था कि सारे टावर को सील कर दिए जाए वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम पूरी दिल्ली की है, तो आप केवल मटियाला को क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, नहीं हमने कहा है कि 450 ऐसे और टावर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक शिकायत हमको मिली है। बाकी जगह से भी ऐसी शिकायत मिलेगी, हम लोगों के सामने लेके आएंगे। देखिए, मोबाइल टावर्स आधुनिक समाज की एक ज़रूरत है। जैसे आप बिना सेल फोन के नहीं रह सकते, वैसे वो एक आधुनिक समाज की ज़रूरत है। लेकिन उसकी उसका एक नियम है, एक कायदा है, और वो नियम कायदा सरकार की तरफ से बना हुआ है। उस नियम कायदे के तहत काम होना चाहिए। हमको हम इतनी सी मांग कर रहे हैं। हमारी जानकारी में फिलहाल रिलायंस के टावर्स की बात आ रही है, और ये बाकायदा उसकी तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। अगर आपको, और ये डीडीए की परमिशन लेटर जी, मैं कहता हूँ आप सब लोग बड़े कुशाग्र, मैं कह रहा हूँ आप सब लोग बड़े कुशाग्र पत्रकार हैं। आप हमारी मदद करिए, जहाँ जहाँ आपको इस तरीके के टावर्स नज़र आते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फ्लाउट करते हैं, आप हमारी नोटिस में लाके लेके आइए, हम उसके बाकायदे बताएंगे। आपके जो युवा विंग के अध्यक्ष हैं विशेष रवि, करोलबाग के विधायक हैं। करोलबाग में देवनगर के पास बापा नगर है, बहुत ही घनी आबादी है, लाखों लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ रेजिडेंशियल एरिया में बिल्डिंगों के ऊपर बने हुए हैं टावर। देखिए, एक मिनट सुनिए। पहली बात ये है कि गाइडलाइंस को फ्लाउट करना एक दूसरा मसला है, मोबाइल टावर्स लगाना एक दूसरा मसला है। मोबाइल टावर्स जहाँ कहीं भी लगे हैं वो सरकार के द्वारा चिन्हित गाइडलाइंस के मुताबिक लगे हैं या नहीं लगे, मसला इस बात के लिए। हम किसी भी मोबाइल टावर के लगने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक लगे या नहीं लगे हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक ये जो लगे हुए हैं ये गाइडलाइंस को फ्लाउट कर रहे हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में लगाए जा रहे हैं, पार्क्स में लगाए जा रहे हैं। उसका एक नियम होता है कि कितने वॉट तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परमिसिबल होती है। सब टावर्स उस खेते में उसमें नहीं आते, उसकी परमिसिबिलिटी होती है, उसी के तहत होते हैं। कुछ टावर्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी पावरफुल नहीं होती, वो लोगों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सारे टावर्स उस खाते में नहीं आते, लेकिन जो टावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, लोगों को शिकायतें मिल रही, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही, कैंसर का खतरा है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आदमी को अगर ऐसा लगता है, किसी भी मीडिया हाउस को ऐसा लगता है या पत्रकार को लगता है कि हमारे पार्टी के किसी व्यक्ति ने ऐसा किसी कोई काम करने में मदद की, आप कृपया हमारी नॉलेज में लेके आइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिनके खिलाफ आप जा रहे हैं कोर्ट में, बीजेपी के लीडर्स हैं या कांग्रेस के लीडर्स के नाम भी अभी शामिल कर लिए हैं उस लिस्ट में? देखिए, अभी पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन्होंने अलग अलग आरोप लगाए थे, वहाँ से हमने इस मसले को उठाने का काम शुरू किया। तब भी हमने कहा था कि इन्होंने अनर्गल आरोप लगाया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट में ओरल सबमिशन के बाद हमारा केस और मजबूत हुआ है, और हमारा केस पहले भी मजबूत था, लेकिन अब हमारे पास बाकायदा इसका कारण भी है कि जब होम मिनिस्ट्री 2 बार कह चुकी है तो बार बार हमारे ऊपर इस तरीके का अनर्गल आरोप लगाना बंद करना चाहिए। और जो हम सारे लोगों की पड़ताल कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसमें बात की है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई के तौर पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के लोग हैं। जाहिर सी बात है, जो भी है। सर, धर्मांतरण के मसले पे दूसरे की आपने आरएसएस की बात कही, वैचारिक रूप से एक तरह से जहर फैला रहे हैं, तो आपकी सरकार अगर दिल्ली गवर्नमेंट बन जाती है तो क्या इस बात में जो शाखा लगी है उसको आप पाबंदी लगाएंगे? देखिए, जो भी कार्यक्रम सरकार के नियम के मुताबिक हो रहे हैं वो नियम के मुताबिक होने चाहिए। अगर उन शाखाओं के अंदर किसी भी तरीके का देश विरोधी कार्यक्रम चलेगा तो हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आरएसएस को भारत सरकार की तरफ से फ़िलहाल बैन नहीं है, उसको अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन आरएसएस को किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम में शामिल होने का अधिकार नहीं है, ना ही किसी तरीके के देश विरोधी काम करने का अधिकार है। अगर उनकी शाखाओं में देश विरोधी काम होगा, जहां लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जाएगा, किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की बात की जाएगी, तो जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है कार्रवाई। तो क्या आपकी सरकार निगरानी रखेगी शाखाओं पे? मैं निगरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं इस तरीके की बात आई तो। अभी तक आई है क्या आरएसएस की शाखाओं में? अभी तो हमारी सरकार नहीं है, मैं कैसे बता दूँ इस बारे में। दशहरे के टाइम पे आरएसएस वाले अपना हथियार लेकर के बाहर जुलूस निकालते हैं, तो अगर दिल्ली में जुलूस निकालें तो क्या करेंगे? हमारे ख्याल से इस देश के अंदर एक कानून है जहाँ पे आप हथियार रख सकते हैं, कानूनन।
देखिए, धर्मांतरण का मसला, हिंदुस्तान का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म की इजाज़त देता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया है कि लालच के द्वारा, दबाव के द्वारा और किसी तरीके से प्रलोभन देकर आप एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। और अगर ऐसा होता है तो यह कानूनन अपराध है, गलत है। और जो प्राइमा फेसाई नज़र आता है आगरा के मामले में, वहाँ राशन कार्ड का लालच दिया गया है, लोगों को राशन की आधार कार्ड का लालच दिया गया है। अगर ऐसा है तो ये कानून के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के MP जो हैं वो योगी आदित्यनाथ इसको बैक कर रहे हैं, इसे घर वापसी बता रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर है, एक तरीके से प्रभात सांसद हैं वो, उन्होंने संविधान की शपथ दी, वो इसको घर वापसी, और बता रहे हैं कि इस तारीख को यहाँ कार्यक्रम होगा, 25 तारीख को अलीगढ़ में भी कार्यक्रम होगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भी कानूनी तरफ से वैध है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन RSS का पूरा अपना एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, घर वापसी का कोई आज नई बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आगरा में चूंकि इसके प्राइमा फेसाई प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पे कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक धर्मांतरण नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूँगा कि उसको सिर्फ राज्य सरकार का मुद्दा ना माने, दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, कल पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन हुआ है, तो पटेल नगर के टिकट दिया गया उसको लेकर वीणा आनंद कह रही हैं पार्टी में लोकतंत्र है। वीणा आनंद जी हमारी कलीग थी, कलीग हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कलीग रहेंगी, और मैं उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है और हम उनसे बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल को गुमराह किया जा रहा है और दूसरा आरोप लगाया है कि दलित की बेटी का अपमान किया है। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कोई एक डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि हम ये किसी की आवाज़ बंद कर दें, किसी को बोलने का अधिकार ना दें। अगर आप लोगों को हमारे पार्टी का संविधान पता है तो उस संविधान के तहत सिर्फ पदाधिकारियों के बारे में कहा गया है कि आप सोच समझ के बोलें, बाकी हमारे कार्यकर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो संविधान की मर्यादा, कानून की मर्यादा और दुश्मनी की मर्यादा को निभाते हुए वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन कार्रवाई करेगी पार्टी, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है और मुझे नहीं लगता उसमें किसी तरीके की कार्रवाई की जरूरत है, आप निश्चिंत रहिए। सर, तुगलकाबाद से जिस सहीराम को टिकट दिया गया है, उन पर आरोप है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लोगों ने आपके कार्यकर्ताओं के साथ काफी बदसलूकी की थी, और इस बात की गवाही जो आपके सामने उम्मीदवार थे वहां पर वो भी दे सकते हैं। तो फिर उस व्यक्ति को पार्टी स्वागत करके टिकट दे रही है, तो आम आदमी पार्टी किस दिशा में? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी सही दिशा में जा रही है, और आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, चुनाव वोटिंग होने के अंतिम दिन तक अगर कोई आदमी प्रमाण लेकर आता है कि वो किसी तरीके की हिंसा में लिप्त रहे हैं या उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है या चरित्र में कोई दोष है, तो पार्टी उनका टिकट अंतिम समय तक काट देती है। हमने पिछली बार विधानसभा के चुनाव के दौरान राजौरी राजन में टिकट काटा था, लोकसभा चुनाव के दौरान काटा था, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप प्रमाण लेकर आएंगे, एक मिनट, प्रमाण लेकर आएंगे, कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ कि आप प्रमाण लेकर आइए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो लिस्ट आ रही है उसमें आपने कई जगह वॉलंटियर्स को भी तरजीह दी है, लेकिन 3 जगह जो अहम हैं, छतरपुर हो, सहीराम वाली तुगलकाबाद की सीट हो, या फिर एक और सीट है, वहाँ पर भी अगर ये स्थिति बन रही है कि जो दूसरी पार्टी से आ रहा है उसको टिकट दे दी जाती है, तो वॉलंटियर्स नाराज नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप 45 सीटों के आए हैं, आप उसका एक एनालिसिस कर लिए कितने % ऐसा है, आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा। कुछ परसेंट है, मैंने कहा ना, मैंने कहा पार्टी लगातार सुन लीजिए, पार्टी ये कहती है कि दूसरी पार्टियों में भी अच्छे ईमानदार लोग हैं, और जो भी आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ तारतम्य रखता है उसको पार्टी में स्वागत है। अगर किसी के खिलाफ, हमारा कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाण है, चारित्रिक रिकॉर्ड का प्रमाण है या भ्रष्टाचार का प्रमाण है, तो आप हमारे सामने दीजिए, हम अंतिम दिन तक उनका टिकट काट देंगे। आप निश्चिंत रहिए, इस मामले हमारा जो वो पूरा रिकॉर्ड है वो बीजेपी कांग्रेस की तरीके से नहीं है कि वो अपराधियों को भी टिकट देते हैं, बेईमानों को भी टिकट देते हैं, चारित्रिक बलात्कार करने वालों पर जिनके गंभीर आरोप लगते हैं उनको कैबिनेट पे भी रखते हैं।
और अपने पार्टी अध्यक्ष ऐसे लोगों को बना देते हैं जिनके ऊपर सीबीआई की चार्जशीट है और जिनको तड़ीपार कर किया गया है। सर, धर्मांतरण को लेकर के पार्लियामेंट में जिस तरीके से हंगामा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है टेररिज्म के सुरमाओं को डेंगू का डिप्रेशन हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को जरा भाषा के साथ खेलने का बड़ा पुराना रोग लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी इन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि उनकी पार्टी खुद ही उनको गंभीरता के साथ नहीं लेती है।